नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं और आपके जो आगे होने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर जो आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए और जीके के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी यूजीसी नेट के लिए जो फॉर्म फिल किया हुआ है, कोड 25 है या 73, तो स्लिप जो होती है, जो आपका सेंटर जो होता है वो वाली स्लिप जो है आ गई है। और उसमें आप देख सकते हैं उसका आपका एग्ज़ाम है या नहीं है, तो वो स्लिप जो है यूजीसी नेट जो है उनके द्वारा जारी की गई है। तो उसमें जो आप देख सकते हैं आपका उसमें ये एग्ज़ाम कब है या नहीं है तो कब है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये है आपके आरंभ, यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो ये यहाँ पर 5 है। अब ये जो यहाँ पर 5 है इनमें से क्या हैं? अर्थोक्षेपक है, प्रकृतियाँ हैं, संध्या हैं या अवस्थाएं हैं? तो आरंभ, यतन, प्राप्त्याशा और फलागम, ये 5 क्या है? कार्य, अर्थ, प्रकृति की अवस्थाएं। तो ये क्या है? ये अवस्थाएं हैं। और एग्ज़ाम में जो है इसमें से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन कौन सी होती हैं, या कई बार इनके लक्षण एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो पहले जो हम यहाँ पर जो आपकी पहले नंबर की है आरंभ, इसको देख लेते हैं। तो औत्सुक्य मात्र आरंभ है फल लाभाय भूयसे, कि प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र होना ही आरंभ कहलाता है। भाव है कि न्याय का यह निश्चयात्मक भाव कि इस काम को मैं करूँगा, आरंभ कहलाता है। उदाहरण के लिए रत्नावली नाटका का जो प्रथम अंक है, इसमें आरंभे अस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतु देवई च इत्थम दत्त हस्तावलंबे, इस कथन के द्वारा वत्सराजोदन के कार्य का आरंभ योगेंद्रायण नामक मंत्री के मुख से दिखलाया गया है। और यहाँ वत्सराजोदन की कार्य सिद्धि मंत्री योगेंद्रायण पर आश्रित है। तो आरंभ आप किसी भी चीज़ से समझ सकते हैं जो काम आप शुरू करते हैं। दूसरा है आपका यतन, प्रयत्न है तो तद प्राप्तो व्यापारो अतीतवर अन्वित है, अर्थात फल के प्राप्त न होने पर उसके लिए अत्यंत वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न कहलाता है। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आप जो है एग्ज़ाम पास करने के लिए आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आपकी मेरिट आ जाए, तो यही आपका यतन अर्थात प्रयत्न। तीसरे नंबर का है प्राप्ति की आशा, उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्ति आशा प्राप्ति संभव है। उपाय के होने तथा विघ्न की शंका होने से जो फल की प्राप्ति संभावना होती है वह प्राप्ति आशा कहलाती है। जैसे आपको उम्मीद है कि आपका जो जैसे यूजीसी नेट जो है कोई उसकी आशा है कि उसका एग्ज़ाम सेंटर उसके गृह ज़िले में आ जाए या उनके जो नज़दीक है वहाँ पर आ जाए, या उनकी आशा है जैसे जो क्वेश्चन पेपर है वो जो उनके द्वारा पढ़ा गया है वो उसमें आ जाए। तो इस प्रकार की आशा प्राप्ति की आशा। और चौथे नंबर का आपका नियताप्ति,
अपाय अभावतः प्राप्ति नियताप्ति सुनिश्चितः, अर्थात विघ्नों के अभाव में फल की निश्चित रूप से प्राप्ति ही नियताप्ति कहलाती है। भाव है कि विघ्नों के हट जाने पर फल प्राप्ति का नितांत निश्चय ही नियताप्ति नामक कार्यावस्था है। जैसे रत्नावली नाटिका के तीसरे अंक में वासुदेवदत्ता के द्वारा सागरिका को बंदी बना लिए जाने पर विदूषक का राजा के प्रति है कथन कि देवी प्रसादन मुक्त्वा न्याय न अन्यम अत्र उपायम पश्यामि, कि राजा का देवी प्रसादन रूप उक्त कथन उसके द्वारा देवी रूप विघ्न का निवारण हो जाने से निश्चित फल प्राप्ति की सूचना देने वाला है। तो नियताप्ति मतलब हो गया कि आपको कि इसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी, या जैसे आपने आप क्वेश्चन हल करके आए, आप एग्ज़ाम दे के आए और आपने घर जाकर अपने आंसर की मिलान की, जैसे उसमें 100 क्वेश्चन थे और उसमें से आपके 90 या 95 क्वेश्चन सही हो गए और आपको उम्मीद हो गई कि आप यहाँ पर मेरिट उसमें आएंगे, तो यही होगी आपकी। नेक्स्ट है यहाँ पर फल आगम। तो यह है समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोचित है कि पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति ही फल आगम है। उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका में काम सिद्धि का हेतु रत्नावली समागम रूप फल है, जो अर्थ सिद्धि के हेतु चक्कर वर्तित्व प्राप्ति से संबंधित है। इसलिए दोनों के प्राप्त होने पर ही फल की पूर्णतः प्राप्ति अथवा फल आगम नामक कार्यावस्था है। तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट आ गया ये आपका फल आगम हो गया। तो ये 5 जो है यहाँ पर अवस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। इनके ये लक्षण आपने ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में लक्षण पूछे जाएंगे कि ये कौन सी अर्थ प्रकृति के हैं या कौन सी ये अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो यह है आपका मेल संग में लट लकार अन्य पुरुष जो एक वचन है इसका रूप। तो ये आसान क्वेश्चन है और लट लकार जो है इसी में पूछा गया है, तो इसका तो यहाँ पर आसान है, ऑप्शन ए रहेगा मिलती। एग्ज़ाम में जो है ये आ जाता है कई बार अन्य पुरुष, इसकी जगह पर प्रथम पुरुष, इस प्रकार से आ सकता है। तो ये भी आपने याद रखना है अन्य पुरुष। और परस्मैपदी धातु है ये मिलती। धातुएं जो है एक आत्मनेपद होती है, उसके रूप अलग होते हैं और परस्मैपदी के अलग होते हैं। परस्मैपदी कुछ आसान है और आत्मनेपदी थोड़ी सी मुश्किल होती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा पौरवशाला है, जो इसका यहाँ पर विग्रह है। पौरवशाला है जो आया है आपका जो समास जो है उसमें से है ये। तो पौरवशाला है और इसका रहेगा ये ऑप्शन डी, पुरुषाम शालायाम भव है। तो ये हो गया आपका पौरवशाला है। और एग्ज़ाम में कई बार जो है इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह आ जाता है। तो पुरुषाम शालायाम भव है इसका ये लौकिक, और पूर्वागी शालागी ये इसका लौकिक, और समास तो कर्मधारय समास। और एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि जैसे ये तत्पुरुष समास है, तो ये किसके कर्मधारय समास किसका भेद है? तो तत्पुरुष जो समास है उसी का भेद है ये। और आपका ये कर्मधारय हो गया और द्विगु, ये तो ये दोनों के दोनों आपके तत्पुरुष के भेद हैं और तत्पुरुष समास का भेद है ये। नेक्स्ट है द्वियमनम, इसमें समास, और आपने जो शुरू में द्वि जो दी गई है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये इसी प्रकार का क्वेश्चन जाए आता है द्वियमनम वाला। द्विनम हो गया या फिर पंचगंगम है। देखने में दोनों ये संख्यावाची लगते हैं, लेकिन है ये आपके अव्ययभाव समास में। तो अव्ययभाव समास जो है उसका उदाहरण है ये नदीवाची है, ये नदीविश जो सूत्र है उसके कारण यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास ये हुआ है। द्वयो यमनयोः समाहारः है, द्वियोस यमनोस अव्ययभाव समास है।
और एक जो इसी से मिलता जुलता है पंचगंगम। पंचन आम गंगा समार हैं, पंचन आम गंगाम। तो ये भी आपका अभिभाव समास है, नदी भी सूत्र में लगता है। और पहचान इसकी इसमें तो जो यहाँ पर नदी विष लगा है, इसकी और अगर हम उदाहरण देखें तो उसमें सुर में अव्यय उपसर्ग जाओ दिया गया होता है। जैसे आपका दिगोपम हो गया, दिहरी, उपकृष्णम, सुमद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, अनुविष्णु, अनुरूपम। तो इसकी पहचान यही है, सुर में अव्यय उपसर्ग जो उसमें दिया गया होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया पठितवत। तो यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है वो प्रत्यय कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन बी जो ये रहेगा, वतु प्रत्यय जो उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, पठितवत। नेक्स्ट है भीतरार्थनम भय। तो ये जो यहाँ पर सूत्र आया है ये क्या काम करता है, कारक प्रकरण जो इसमें से है, या फिर इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। कई बार एग्जाम में जैसे यहाँ पर सूत्र आया है, इसका उदाहरण भी आ सकता है। तो भीतरार्थनम भेतु भय और रक्षा वाली जो धातु होती है उनके योग में पंचमी जो विभक्ति है, पंचमी विभक्ति अपदान कारक, उसका प्रयोग होता है। जैसे असज्जनात् कस्य भयम न जायते, या फिर बालकः सिंहात् बिभेति। तो भी और त्रय जो अर्थात रक्षा अर्थ वाली जो धातुएं हैं, भी और त्रय, इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर रहेगा पितरौ। तो ये जो पितरौ जो आया है ये इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है कि इसमें समास कौन सा है। तो इसकी तो बात करें यहाँ पर द्वंद्व, यहाँ पर इसमें समास है। तो द्वंद्व तो यहाँ पर समास हो गया। अब जो द्वंद्व समास है, क्योंकि इसके भी आगे तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं इसके, तीन भेद, इतरेतर द्वंद्व, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तीनों के तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो यहाँ पर पितरौ आया है ये आपका एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है, कि जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे ही एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर आया है पितरौ, माता च पिता च। और इतरेतर द्वंद्व अगर एग्जाम में आ जाए तो जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे शिव केशव, शिव अलग है और केशव अलग है, तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास हो गया क्योंकि दोनों पद ये अलग अलग हैं। और समाहार द्वंद्व, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूहों या समाहार का बोध कराते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। और यह समास जो है नपुंसक लिंग के एक वचन में रहता है। जैसे पाणी पादम, पाणी च पादव च तेषाम समाहार है। तो पाणी पादव ये आपके जो द्वंद्व जो समास है इसके तीन भेद ये आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कामी शवताम पश्यति, यह सुक्ति है। तो ये सुक्ति है और कहाँ से ये ली गई है, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से रहेगा। दुष्यंत जो है उनकी उक्ति है ये। अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका जो दूसरा अंक है वहाँ से ली गई है। और राजा दुष्यंत इसमें कहते हैं कि कामी व्यक्ति जो होते हैं वह सर्वत्र अपनी ही बात देखता है, या कोई जो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जो होता है वो जहाँ भी जाएगा अपने ही बारे में सोचेगा, उसे जो अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ मौके की ही इंतज़ार में रहता है। नेक्स्ट आएगा विक्रम और उर्वशी। तो ये जो विक्रम और उर्वशी ये क्या है, तो विक्रम और उर्वशी की बात करें तो ये एक नाटक है, महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है और 5 अंक है इसमें। इसमें ये जो पुरूरवा जो है राजा ये और पुरूरवा और उर्वशी इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट आएगा मेघदूतम किस प्रकार की रचना है। मेघदूतम, मेघ को दूत के रूप में, और इसी के आधार पर इसका नाम जो यहाँ पर रखा गया है मेघदूतम। जब यक्ष को कुबेर के द्वारा श्राप दे दिया जाता है तो यक्ष जो अपनी प्रियतमा के पास मेघ को दूत के
रूप में भेजते हैं। तो इसी के आधार पर यहाँ पर मेघदूत नाम ये रखा गया है। और बात करें इनकी तो ये खंड काव्य या फिर आपको एग्जाम में गीति काव्य भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो एग्जाम में खंड काव्य दिया गया होगा या फिर गीति काव्य दिया गया होगा। और श्रृंगार वियोग रस है, इसमें मंदाक्रांत छंद है, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है, उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। और एग्जाम में अगर पूर्व या जो उत्तर मेघ है इसमें श्लोक पूछ ले जाए तो पहले में 63 है और दूसरा अर्थात जो उत्तर मेघ है इसमें 52 है। तो टोटल जो है यहाँ पर 115 श्लोक इसमें माने गए हैं। इसमें सही जो है ये आपको कहीं पर 115 देखने को मिल सकता है, कहीं पर 117 देखने को मिल सकता है, कहीं पर 121 देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर जो है यही देखने को मिला है। तो इसमें कुछ मतभेद हैं, तो एग्ज़ाम में आप देख लेना वहाँ पर क्या दिया गया होगा, 115 है, 17 है या 21 है। ज़्यादातर 115 देखने को मिला है। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट जो है उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन नहीं है, या फिर इनके अनुसार जो काव्य के प्रयोजन हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आचार्य मम्मट जो है उनके अनुसार 6 काव्य के प्रयोजन हैं। काव्य में से अर्थकृत्य, व्यवहार विदे, श्वेता रक्षते, सदैह परिनिर्वृत्ते और कांता समतियो उपदेश उचे। तो इस प्रकार से 6 काव्य के प्रयोजन हैं। और यहाँ पर जो प्रतिभा जो आई है ये 6 काव्य के प्रयोजनों में नहीं है। अगर इनके बारे में भी आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो वो वाली वीडियोज आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पर, अर्थो सत्य अर्थे भिन्ना नाम वर्णनाम सा पुनः श्रुति। तो ये आपका जो अलंकार जो है उसमें से ली गई है। और अलंकार इसमें कौन सा है, ये अलंकार का यहाँ पर लक्षण दे दिया गया है। तो बात करें इस अलंकार की तो यमक जो अलंकार है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। आपका यमक अलंकार है और सत्य अर्थे ये आपका यमक अलंकार का लक्षण है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। और जैसे यहाँ पर ये आपका यमक अलंकार है, एग्जाम में जो अन्य जो अलंकार है उनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तो उनके बारे में भी जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका रूपक अलंकार है तो इसका लक्षण रहेगा तद रूपक में अभेद हो या उपमान उपमेय हो। तो ये आपका रूपक अलंकार है। और एग्ज़ाम में अगर आपका ये अनुप्रास वाला आ जाए, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि समरस्यात्, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार अगर आ जाए तो परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, ये आपका उपमा अलंकार है। और जो यमक जो अलंकार है इसका यहाँ पर ये हो गया है सत्यार्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते कर्मेण तेने विवृति यमक विनगते। तो ये आपका यमक अलंकार है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें शकुंतला को श्राप दिया था। तो ये किन के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है तो ऑप्शन आएगा सी। ये जो दुर्वासा ऋषि जो है इन्होंने ये श्राप दिया था। और क्यों दिया था, जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला के द्वार पर आते हैं तो शकुंतला जो है ये अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है। और इसी कारण से इनके तरफ इनका ध्यान जो है दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है। और यह जो है उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगे। तो जो है इस कारण से इनको श्राप दे देते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर रहेगा, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं। अतिशुद्ध, स्वभावम अपि कृष्ण चरितम एकरमपि हस्तित सकल भूतलम राजनम अद्रक्षित। और ये जो आए हैं ये शूद्रक जो हैं उनके बारे में है। राजा शूद्रक जो उनके बारे में है।
और यहाँ से आपको एकदम से याद आ गया होगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जो ऑप्शन जो होते हैं उनको देखकर भी आंसर के बारे में पता लग जाता है कि वो कहाँ से लिया गया है। तो कादम्बरी जो है उसमें से लिया गया है ये, जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। और ये जो कादम्बरी है आपकी, इसमें चंद्रपीड़ और पुंडरीक जौन की 3 जन्म जौन की कथा इसमें दिखाई गई है। नायक इसमें चंद्रपीड़ और नायिका कादम्बरी है, श्रृंगार रस है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर शिशुपाल वधम। इसके जो रचिता, तो शिशुपाल वधम के जो रचिता यहाँ पर कौन है? तो शिशुपाल वध जो है इनके रचिता है महर्षि माघ। और माघ जो है, माघ में 3 गुण बताए गए हैं, उपमा कालिदास, भारावी अर्थ गौरव और दंडी पद लालित्य है। ये तो तीनों के तीनों गुण महर्षि माघ में आपको देखने को मिलेंगे। और ये शिशुपाल वधम एक अकेला ही काव्य है और जो इनके द्वारा रचित है। और बृहत्त्रयीजा उसके अंतर्गत ये आता है। एग्ज़ाम में कई बार जो इसके बारे में श्लोक सरक पूछ ले जा सकते हैं कि इसमें सरक कितने हैं। तो शिशुपाल वध जो इसमें सर्गों की संख्या 20 है। वीर रस है इसमें। श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा शिशुपाल वध का वर्णन इसमें दिखाया गया है। और इसका जो प्रारंभ, ये जो शिशुपाल वध जो है इसका प्रारंभ होता है जब ये जो देवर्षि नारद जो है आकाश मार्ग से उतरते हैं, तो उससे इसका जो है प्रारंभ होता है। और ये जो आपके बृहत्त्रयी में आते हैं क्रियातर्जनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है संख्या कारिका से। संख्या कारिका जो है इनके रचिता यहाँ पर कौन है? तो संख्या कारिका जो है इनके रचिता है ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका। और संख्या दर्शन है कपिल मुनि का। तो ये इनके बारे में एग्जाम में आ जाता है। और आपके जो न्याय दर्शन या न्याय सूत्र जो हैं गौतम मुनि के हैं। वैशेषिक दर्शन है आचार्य कणाद के, दूसरा नाम है अक्षपाद। और केशव मिश्र इनकी तरक भाषा है। और जो संख्या दर्शन हो गया आपका यहाँ पर। और जो योग दर्शन महर्षि पतंजलि मुनि। और जो मीमांसा दर्शन है ये इनके रचित है जैमिनी। और जो वेदांत दर्शन या फिर जो ब्रह्मसूत्र है इसके रचिता बादरायण है। राम अनुजाचार्य इनके द्वारा श्री भाष्य रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? बुद्धि, अहंकार, मन या पुरुष। और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर रहेगा। तो संख्या का जो पुरुष है चैतन्य स्वरूप है और चैतन्य उनका स्वभाव है और वह साक्षी है, निष्क्रिय या उदासीन है, वह कार्य काल श्रृंखला से परे है, वह चेतन और अपरिणामी है। तो ये पुरुष जो हमने माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर दत्तम और इसमें आपकी धातु है देने अर्थ वाली धातु है ये। और तो यहाँ पर ये बनेगा आपका ऑप्शन बी में। लुंग लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का आपका रूप है अदातम। और अगर ये जो आपका लंग लकार है, लंग लकार में अगर आ जाए तो इसमें आपका अददा बनता है, अ द और त। ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है। और तो ये आपका लुंग लकार जो है इसमें बनेगा, जो लकार जो आपके ये 10 जो माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। और प्रकृति जो इनसे साक्षात उत्पन्न माना गया है महतत्व को। सांख्य दर्शन जो है उनके अनुसार विकास की प्रक्रिया में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो प्रथम तत्व महत या बुद्धि को माना गया है, क्योंकि यह विराट ब्रह्म जगत इसमें बीज रूप में निहित है और इसे ही महत कहा गया है। महत से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से 5 तन मात्राएँ
और उसी से पंचमहाभूत ये उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मे पोल। सिद्धांत में मे पोल का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, ये क्या है? तो इनका अर्थ यहाँ पर एक खंभे से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ग्रिम नियम का। तो ये जो ग्रिम नियम जो है इसके बारे में हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसको में भी जो है इसके बारे में हमने जो क्वेश्चन किया था। तो ग्रिम नियम, इनका नाम है जेकब ग्रिम, जर्मन के ये विद्वान हैं और 1882 में ग्रिम ने अपने जर्मन व्याकरण के द्वितीय संस्करण में इस नियम को प्रकाशित किया था। तब से इसे ग्रिम नियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें जैसे यहाँ पर ये दिया गया है तो इसका जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तो ये गलत है। इसमें जो आपका का तापा जो है ये होता है यहाँ पर का ता और पा, ये बनता है यहाँ पर। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर बनेंगे ग ध और भा, और यहाँ पर हो जाएगा ग द बा। इस प्रकार से जो चक्रा ये बनता है। तो ये यहाँ पर गलती में माना गया है। नेक्स्ट है सुमधुरम में जो यहाँ पर समास है कौन सा है? तो इसकी पहचान आप आराम से कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें शुरू में अवयव या जो उपसर्ग है वो दिया गया है। सुमधुरम मधुराणाम समृद्धि ही, ये इसका लौकिक, और मध्य आंशु ये अलौकिक। समास यहाँ पर इसमें अव्ययभाव है। समृद्धि अर्थ जो उसमें ये आपका समास है। नेक्स्ट है पीताम्बरम जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? पीत अम्बरम, तो पीले कपड़ों वाला ऐसा कोई व्यक्ति जो पीले वस्त्र को धारण करता है। तो जहाँ पर अन्य ही पद प्रदान होता है तो वहाँ पर होता है आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जो उसका उदाहरण है ये पितानी अम्बराणी यशस है। पीले वस्त्र वाला था जो श्री कृष्ण जी जो है वे जो है पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। तो बहुब्रीहि समास जो आपका यहाँ पर इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या अभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं तो ये 7 तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट है संख्या मत के अनुसार अव्यक्त पुरुष ईश्वर प्रकृति या इनमें से कोई सा भी नहीं, और इनके अनुसार जो माना गया है ये प्रकृति को माना गया है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन अनुसार प्रकाश से संबंध, और संख्या दर्शन जो है इनके अनुसार प्रकाश से जो संबंधित है, और ये माना गया है आपके सत्व गुण को। और जो ये गुण हैं गुण माने गए हैं आपके 3, सत्व, रज और तमोगुण। और जो सत्व गुण है इसे माना गया है शुद्धता का प्रतीक, जिससे आपको ज्ञान और आनंद की जो उत्पत्ति होती है। और इस गुण को हल्का माना गया है, इसलिए ऊर्ध्व गमन करता है, अर्थात ऊपर की ओर ये रहता है, और इसका रंग श्वेत है। रजस जो गुण है इसे अशुद्धि का प्रतीक माना गया है। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो इससे उत्पन्न होती हैं, और इनका रंग है लाल। और जो आपका तम गुण है ये अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है, और इनसे मोह पैदा होता है। प्रमाद, आलस्य और मूर्छा ये इन्हीं के कारण पैदा होती हैं, अर्थात उत्पन्न होती हैं, और इसे भारी माना गया है और नीचे की ओर गमन करता है, अर्थात अधोगामी है। और रंग जो है इसका काला माना गया है।
तो इस प्रकार से आपके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। नेक्स्ट है वेदांत सार। इसमें वेदांत के किस मत का निरूपण है? आचार्य जो सदानंद है इनके द्वारा रचित आपका ये वेदांत सार। और इसमें वेदांत के किस मत का निरूपण है? तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन बी को, अद्वैतवाद जो है उनका निरूपण यहाँ पे इसमें माना गया है। वेदांत, वेदों का अंतिम भाग, ये होता है वेदांत का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत सार के अनुसार सृष्टि क्रम में पंच भूतों की उत्पत्ति का जो क्रम है वो इनमें से क्या है? तो इनकी उत्पत्ति का जो क्रम है यहाँ पर ये ऑप्शन सी को बताया गया है। आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि तेज अर्थात अग्नि वायु से, जल अग्नि से। इसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? तो एक सूक्ति है, ऐसा कीर्ति घोप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन बी में, सपनवास दत्तम जो है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो सपनवास दत्तम है ये किन के द्वारा रचित है? तो सपनवास दत्तम है महर्षि भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं उनमें से है ये सपनवास दत्तम। और नाटक है, अंक हैं इसमें 6 और 57 श्लोक माने गए हैं। इसमें विदूषक आ सकता है, तो वसंतक इसके विदूषक हैं। इसमें कुछ सूक्तियाँ हैं, जैसे अनतिकर्मण्यो हो विधि, काल क्रमेण जगत है परिवर्तमाना, स्त्री स्वभाव तो कात्र हैं, दुख न्याय से रक्षणम, दुखम व्यक्तुम बध मूल अनुराग है, अहो अकरुणा खलीश्वर, गुणा नाम व विशाला नाम, काले काले छिदते रुह्यते च, और परस्पर आगत लोके दृश्यते तुल्य रूपता, चक्राकार पंक्ति गस्ती भाग्य पंक्ति ही। तो ये कुछ इसकी सूक्तियाँ हैं। नायक इसमें उदयन और वासुदत्ता नायिका है। 13वां नाटक है ये भास का, लास्ट वाला। नेक्स्ट है मृच्छका टीकम। तो इसके जो यहाँ पर नायक हैं इनमें से कौन है या किन के द्वारा रचित आपका ये मृच्छका टीकम? तो आचार्य जो शूद्रक हैं उनके द्वारा रचित आपका मृच्छका टीकम। और इसके नायक, तो नायक यहाँ पर इसमें चारुदत्त हैं। और वह जन्मना ब्राह्मण होते हुए भी कर्मणा सार्थ वह है अर्थात वैसे हैं। बसंत सेना इस नाटक की नायिका जो उज्जैनी की विख्यात गणिका है। और आधार ग्रंथ जो इसका ये भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है उसे माना गया है। प्रसाद गुण, लाटरी रीति और कैश की वृत्ति है इसमें। और इसके जो विदूषक हैं इस नाटक में विदूषक, उनका नाम मैत्रेय है। नेक्स्ट है मृच्छका टीकम की कथा, ये किस में समायोजित है? तो मृच्छका टीकम क्या है? ये रूपक का दूसरा भेद है। और किस में आता है? ये आपके प्रकरण जो है उसमें आता है। और किस में है? अंकों में है। और अंक कितने हैं? अंक 10 हैं। और 10 अंक कौन कौन से हैं? प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास, द्वितीय द्योतक संवाहक, तृतीय संधिछेद, चतुर्थ मदनिका सर्विलक, पंचम दुर्दिन, षष्ठम प्रवहन विप्रिय, सप्तम आर्य का अपहरण, अष्टम वसंत सेना मर्दन, नवम व्यवहार और 10वां उपसंहार। तो इस प्रकार से है ये इनके नाम एग्जाम में आए थे, तो वह भी आपको याद होने चाहिए।
नेक्स्ट है परितो साधु विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग ज्ञानम। तो ये एक यहाँ पर श्लोक है और किस काव्य से ये लिया गया है। तो इसका जो संबंध माना गया है ये आपके अभिज्ञान शकुंतलम से माना गया है पहले अंक से। इसमें जो सूत्रधार है वो नटी से कहते हैं कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनव कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। विशेष रूप से शिक्षितों का विचित अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है धीवर प्रसंग अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में है, या एग्जाम में आ जाए धीवर प्रसंग ये किस नाटक में है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में है। और किस अंक में है, तो ये षष्ठम जो अंक है इसमें है। धीवर जो इसका अर्थ लिया गया है मल्लाह से। नेक्स्ट है अविशर्म अयम लोकतंत्र अधिकार है। इस उक्ति से युक्त जो नाटक है इनमें से कौन सा है, और इसमें माना गया है ये आपके अभिज्ञान शकुंतलम को। नेक्स्ट है पंचीकरण, इसका निरूपण, ये आपका ये पंचीकरण का क्वेश्चन है और किस में है, ये आपके है वेदांत सार में पंचीकरण, जिसमें आपके ये 5 भाग किए गए हैं। इसमें एक ये श्लोक आता है, ये आप कह सकते हैं कि लक्षण द्विधा विधाय च एकम एकम चतुर्धा प्रथम पुनः सवे सवे तद्वित्यांशोर योजनात् पंच पंच ते, कि 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूतों का आविर्भाव माना गया है। जैसे ये आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। और 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों के 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप होता है। तो ये पंचीकरण जो है उसका क्वेश्चन है और ये कहाँ पर है, तो ये आपके वेदांत में है, वेदांत सार जो है उसमें से लिए गए हैं। नेक्स्ट है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि वह तुम ही हो। तो ये ली गई है और इसका जो संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन सी में, महावाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान। ये पुतलिका नृत्य होता है, जैसे जो प्राचीन जो समय था पहले जो होते थे वो नर्तकी करते थे, जो इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि हाथ से जो है बनाए जाते थे और उसमें जो है एक जैसे कोई कार्टून वगैरह हो गया वो बना लिया और उसके ऐसे कुछ कार्टून बना लिए और उसके ऊपर या फिर रस्सी होती थी और वो जाओ उनसे उन्हें नचाता था। तो उसी से जो है यहाँ पर ये नाटक जो है ये माने गए हैं। तो ये पुतलिका नृत्य से जो संस्कृत की उत्पत्ति मानने वाले जो यहाँ पर विद्वान हैं तो ये माना गया है डॉक्टर पिसेल को। नेक्स्ट है ओदनम पुंजान विषम भुंकते, जो है इसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, और इनका जो उदाहरण है ये लिया गया है तथा युक्तम च अनिप्सितम से। आपका जो ये कारक प्रकरण है उसमें से है और एग्ज़ाम की दृष्टि से रहेगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है उसमें ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। ओदनम पुंजानो ये उदाहरण है यहाँ पर और क्वेश्चन है ये वाला तथा युक्तम च अनिप्सितम। ये आपका एग्ज़ाम में इसको उल्टा भी करके दे दिया जा सकता है, इस उत्तर दे दिया जाए, इसका उदाहरण पूछ ले जाए, या फिर ऐसे भी आ सकता है जैसे यहाँ पर दिया गया है, या फिर एग्ज़ाम में पूछ ले जाए कि इनकी योग में विभक्ति कौन सी होती है, तो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है ओदनम पुंजान विषम भुंकते।
नेक्स्ट है हरिम अभिवर्तते वाक्य में हरिम में द्वितीय विभक्ति का कारण इनमें कौन सा है? और इनका जो यहाँ पर कारण माना गया है तो ये अभी से माना गया है। जहाँ पर ये अभी या कोई उपसर्ग वगैरह जो लगा हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर द्वितीय विभक्ति जो है वो लगेगी। ज़्यादातर जो है इसी प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह। तो सह जो यहाँ पर आया है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? सह युक्त प्रधानम, ये सूत्र है जिसके योग में तृतीय जो विभक्ति है वो लगती है। सह साकम सार्धमम समम, ये अगर कहीं पर किसी वाक्य में लगे हुए हों तो इसका मतलब है कि तृतीय विभक्ति वहाँ पर रहेगी। शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट है रूपकों में स्त्रियों की भाषा। रूपक एग्जाम में अगर आ जाए तो रूपक कितने हैं? ये आपके 10 रहेंगे, 10 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? या जैसे नाटकमत प्रकरणम भाण व्ययोग समवकारा डिमहा यह मरिगंक वित्त है प्रश्नमिति रूपकाणी 10 कि नाटक प्रकरण भाण व्ययोग समकार डिम इहमरी का अंकविति और प्रहसन, तो इस प्रकार के 10 हैं। और यहाँ पर इसमें स्त्रियों की भाषा पूछी गई है रूपक में। तो स्त्रियों की जो यहाँ पर भाषा इसमें मानी गई है तो ये प्राकृत जैसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किसने किन के मत अनुसार संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध कल्पनार्थ अर्थ और आख्यायिका उपलब्धार्थ का विभाजन हुआ है? और यह माना गया है आचार्य दंडी के अनुसार। नेक्स्ट है त्रयभाषा जो है उनके अनुसार यहाँ पर कारणों की संख्या, और इनके अनुसार जो कारण है इसकी संख्या है ऑप्शन ए में। ये कारण जो है उसका क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा समय असमय और निमित्त कारण। तो कारण क्या है? ये 3 होते हैं, समय असमय और निमित्त कारण। समय की जगह पर आपको उपदान भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि परिवर्तन में ध्वनि परिवर्तन तो जिह्वा नर्तन है, इसके बारे में आपका मत क्या है? और ये जो है यहाँ पर इसमें एकांकी को माना गया है। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।